तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं एक एक एपिसोड करके एनीमे को एक्सप्लेन करूँ, अब से मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं सारे के सारे सीजन को एक सिंगल वीडियो में अपलोड करूंगा, जो कि लगभग 50 से 60 मिनट का होगा, लेकिन इसे बनाने में लगभग एक हफ्ता लग जाएगा। तो अब माई हीरो एकेडमिया का सीजन 5 के बचे हुए सारे एपिसोड अगली वाली वीडियो में कवर हो जाएंगे, जिसे बनाते हुए लगभग 7 दिन लग ही जाएंगे। तो फिर से कमेंट मत करने लगना कि भाई मर गया क्या। तो इसी बात पे शुरू करते हैं ये एपिसोड। हेलो एनीमे फैन, स्वागत है तुम लोगों का एनीमे एक्सप्लेन के इस वीडियो में। और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई हीरो एकेडमी के सीजन 5 का 15th एपिसोड। सब्सक्राइब कीजिए एनीमे एक्सप्लेन को और बेल आइकन दबाइए, जिससे आप हमारी वीडियो कभी मिस नहीं कर पाएंगे। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हॉक्स विलन्स के अड्डे पर पहुंचता है, जहां पर उससे एक विलन बोलता है कि मैं देख रहा हूं कि तुम ये बुक हीरोज को बहुत ज्यादा ही दे रहे हो। और ये सुनकर के हॉक्स का चेहरा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो विलन आगे बोलता है कि मैं बहुत खुश हूं कि तुम डेस्ट्रो के काम को इतना अप्रिशिएट कर रहे हो। और उसके साथ साथ हम वहां पर लीग ऑफ विलन्स के बहुत सारे मेंबर्स को देखते हैं, जैसे कि ट्वाइस, डाबी, स्पिनर और टोगा होते हैं। और वो सभी के सभी हॉक्स की तारीफ करते हैं कि आखिर वो किस तरह से सीक्रेटली उनके मिशन को सक्सेसफुल बना रहा है। और हॉक्स बोलता है कि इतना तो कुछ भी नहीं है दोस्त, अभी तक तो हम हीरो एसोसिएशन के रेडार पर भी नहीं आए हैं। वो लोग डेका सिटी में हुए अटैक को लीग ऑफ विलन से जोड़ रहे हैं, जिसके कारण हम लोग बहुत ही ज्यादा सेफ हैं। और डाबी उस वीडियो को देखता है जिसमें एंडवर उस कांच के गोले बनाने वाले विलन को पकड़ता है। और उस फोटो में हम साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से मिडोरी और बाकुगो उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और वो वीडियो देख करके डाबी बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे यूए के स्टूडेंट्स अभी भी बच्चे हैं। और उसके बाद हम एक विलन को देखते हैं जिसका चेहरा तो हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन उसका हाथ जरूर दिखता है। और वो डाबी को बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब जाओ यहाँ से। और डाबी वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपने पंख का एक फेदर गेट में अटका देता है। और फिर हमें उसकी आवाज आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से उसने अपने फेदर्स को इतना एडवांस लेवल पे ट्रेन किया है कि फेदर्स में कैच होने वाले वाइब्रेशंस को सुनकर वो पता लगा सकता है कि अंदर क्या बातें चल रही हैं। और उससे डाबी को ये पता चलता है कि वो लोग 4 महीने में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाले हैं। और दूसरे सीन में हम एंडवर को देखते हैं, जो कि हॉक्स के कोड को क्रैक कर लेता है, और जिससे उसे ये पता चलता है कि उनके एनिमीज मेटा लिबरेशन आर्मी है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा लोग हैं, और वो 4 महीने में कुछ तो करने वाले हैं। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि हॉक्स उस मेंशन के अंदर आगे बढ़ते हुए अपने मन में बोलता है कि आखिर कितने हीरोज ने इस लिबरेशन को ज्वाइन किया है, और आखिर शिगाराकी का अगला प्लान है क्या। जब तक मेरे विंग्स क्लोज हैं, तब तक मैं दूर से उनकी बातें नहीं सुन सकता हूँ, और मुझे जल्दी ही ये सब पता लगाना होगा, क्योंकि अगर बहुत देर हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो आगे अपने मन में ये बोलता है कि उनके प्लान को पूरी तरह से तबाह करने के लिए उसे ये पता लगाना होगा कि आखिर इस लिबरेशन आर्मी में कितने हीरोज काम कर रहे हैं, और उनका एग्जैक्ट बंकर कहाँ पर है। और अगर इस चीज में बहुत देर हो गई तो सिविलियंस को इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और जैसे ही वो ये शब्द बोलता है, सीन एंडवर के ऊपर शिफ्ट हो जाता है, जिसमें वो हॉक्स का आगे का कोडेड मैसेज पढ़ता है, जहां लिखा होता है कि फेलियर के केस में और ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ उनका मतलब ये है कि यूए के जिन हीरोज को वो लोग ट्रेन कर रहे हैं, उन्हें भी इस लड़ाई में उतरना पड़ सकता है। और यहाँ दूसरी तरफ हॉक्स अपने मन में बोलता है, मुझे हीरो वर्क स्टडी पर ज्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हमारे देश का भविष्य इन स्टूडेंट्स के कंधों पर आ जाएगा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तोदोरोकी, मिडोरिया और बाकुगो एंडवर के साइड किक से बातें कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर एंडवर आता है और उन तीनों से बोलता है, अब से तुम तीनों की ट्रेनिंग पर्सनली मैं खुद करूंगा। और जैसे ही वो ये बोलता है, सीन दोबारा से हॉक्स पर शिफ्ट हो जाता है, और हॉक्स डाबी की वो बात याद करता है जिसमें वो बोलता है कि किस तरह से यूए के स्टूडेंट्स अभी भी बच्चे हैं। और वो सोच करके हॉक्स एक स्माइल करता है और बोलता है, मैं खुश हूँ कि तुमने उन्हें अंडर एस्टिमेट किया, क्योंकि जहाँ तक मैं देख सकता हूँ, अगर मैं उस समय नहीं आता तो मेरे बिना भी वो बहुत कुछ कर सकते थे। और वो टोकोयामी के साथ अपना वो समय याद करता है जब वो उसे उठा करके टावर के ऊपर ले गया था और उससे बातें कर रहा था। और वो याद करते हुए हॉक्स बोलता है, मुझे खुशी है टोकोयामी कि मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि तुम्हारे अंदर इम्प्रूव करने के जुनून को देखकर मेरा स्टूडेंट्स को देखने का नजरिया बदल गया। और सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ के सारे स्टूडेंट्स भी अपने आप को प्रूव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं।
और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि तीनों के तीनों अपने हीरो कॉस्ट्यूम को पहन करके तैयार हो जाते हैं और एंडवर मिडोरिया और बाकुगो से पूछता है, मुझे तुम दोनों के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में जानना है। जिस पर मिडोरिया बोलता है कि वो अपने पावर को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकता है, हालांकि वो अपने पावर्स को कुछ % पर यूज कर सकता है। और साथ ही साथ हाल ही में उसके सामने एक नई प्रॉब्लम भी आई है कि उसके कॉर्क के अंदर से एक नई पावर निकली है जिसे वो बस किशमिश के बराबर ही कंट्रोल कर सकता है। और ये सुनकर के एंडवर उससे बोलता है कि चलो फिर निकाल के दिखाओ। और जब वो निकालता है तो उतना ही होता है जितना उसने इंटरव्यू में निकाल करके दिखाया था। और वो आगे बोलता है कि मैं अपने पावर को फुल पोटेंशियल पर यूज करना चाहता हूँ। और ये सुनकर के एंडवर बोलता है, फुल पोटेंशियल का मतलब क्या है, इसे एक्सप्लेन करो। और एंडवर की बस ये बोलने की देर थी कि मिडोरिया अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक्सप्लेन करते हुए बड़बड़ाने लगता है। और उसे बड़बड़ाता हुआ सुन करके एंडवर की एक साइड किक बोलती है, ये इतनी बातें कर रहा था कि मुझे तो चक्कर आ गए। और एंडवर उससे बोलता है, मैं तुम्हारी बात समझ गया। तुम ये बोल रहे हो कि फाइट के दौरान तुम्हें अपने पावर लेवल को कॉन्टिन्यूअसली एडजस्ट करना पड़ता है, जिसके कारण तुम अच्छे से नहीं लड़ पाते हो, है ना? और फिर एंडवर आगे बाकुगो से बोलता है, अब तुम्हारी बारी। जिस पर बाकुगो बोलता है, मैं सिर्फ यहाँ ये देखने आया हूँ कि मैं क्या नहीं कर सकता हूँ। और वो आगे ये भी बोलता है कि अपने पावर्स के कारण बचपन से मैं जो भी चीज चाहता हूँ वो पा लेता हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने एक चीज और भी सीखी है कि सिर्फ स्ट्रेंथ होना ही काफी नहीं होता। यानी यहाँ पर वो ये कह रहा है कि सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं बल्कि टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो आगे ये भी बोलता है कि ये सब सीख कर मैं तुम्हें पछाड़ करके नंबर 1 बन जाऊंगा। और ये सुनकर के एंडेवर बोलता है, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। और ये बोल करके वो जाने लगता है। और तोदोरोकी उससे पूछता है, मेरे बारे में क्या? जिस पर एंडवर बड़े प्यार से बोलता है, तुम बस यहाँ पर फ्लैश फायर फिस्ट सीखने आए हो, है ना? और तोदोरोकी बोलना शुरू करता है कि किस तरह से बचपन में एंडवर के ट्रेन करने के कारण उसका हेट रेट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो अपने बस आइस पावर को ही यूज कर रहा था। और वो आगे ये बोलता है कि अब जाकर के मुझे ये समझ में आया है कि तुम्हारे प्रति मेरे इस हेटरेट के कारण मैं खुद को होल्ड बैक कर रहा हूँ, लेकिन यूए में आने के बाद मेरी आंखें खुल गई और मैं समझ गया हूँ। और वो आगे ये बोलता है, अब से मैं वो करूंगा जो तुम मुझसे करवाना चाहते थे। और वो आगे बोलता है, लेकिन मैं तुम्हें ये बता दूं कि यहाँ आना मेरी खुद की चॉइस है और तुम मेरे दोस्तों के सामने मेरा पिता होने का दिखावा मत करना। और ये सुनकर के एंडवर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर बोलता है, चलो ठीक है, तुम तीनों की ट्रेनिंग शुरू होगी रियल वर्ल्ड में। और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एंडवर की आवाज आती है जिसमें वो बोलता है, रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और कॉम्बैक्ट। हमारे काम में ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ज्यादातर एजेंसी एक बार में 2 ही चीजों पर कंसंट्रेट करती है, लेकिन मैं अलग तरीके से काम करता हूँ और मुझे एक ही बार में तीनों चीजों को सॉल्व करना बहुत ज्यादा पसंद है। और वो आगे ये भी बताता है कि किस तरह से वो अपने एरिया को बहुत ही अच्छे से जानता है और अगर उसके एरिया में कुछ भी होता है तो सबसे पहले वो पहुंचता है और वहां जाकर के वो ये देखता है कि कहीं कोई खतरे में तो नहीं है और उसके बाद वो लड़ना शुरू करता है ये देखते हुए कि वो मिनिमम डैमेज करे। और वो आगे ये बोलता है कि ये मेरे काम करने का तरीका है और इसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग। और वो आगे ये भी बोलता है कि किस तरह से यूए में उन्हें हार्डवर्क सिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उन्हें एक्सपीरियंस की जरूरत है और इन्हीं 2 चीजों को सीढ़ी बना करके वो टॉप पर पहुंच सकते हैं। और वो आगे ये भी बोलता है कि किस तरह से इस सर्दी में वो चाहता है कि उन तीनों में से कोई एक भी उससे पहले किसी विलन को पकड़ के दिखाए। और जैसे ही वो ये बोलता है उसके कान में लगा ईयर पीस बजने लगता है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कोई खतरा तो जरूर है। और एंडवर अपने फ्लेम्स की मदद से उड़कर वहां पर जाने लगता है और ये देख करके मिडोरिया, तोदोरोकी और बाकुगो भी उसका पीछा करने लगते हैं। और उसका पीछा करते हुए मिडोरिया अपने मन में बोलता है, मैं पीछे नहीं रह सकता हूँ। 15 साल की उम्र में मुझे मेरा पावर मिला। जब लोग अपने पावर्स के साथ खेल रहे थे तब मैं चलना नहीं, रेंगना सीख रहा था। मुझे जल्दी करके सब कुछ मास्टर करना होगा। और यहाँ पर हम दूसरी तरफ कल्प्रेट को देखते हैं जो कि 1 मिनट, क्या ये प्रेजेंट माइक है? और ये खाली टाइम में लोगों पर बाइक चढ़ा के भाग जाता है। खैर मुझे क्या। और हम देखते हैं कि एंडवर वहां पर तेजी से उड़ते हुए आकर उस कल्प्रेट को पकड़ लेता है और इस तरह से यूए में एक क्लास की छुट्टी हो जाती है क्योंकि उनका टीचर तो जेल में पड़ा हुआ होता है। कैसा लगा मजाक? नहीं, स्टोरी आगे शुरू करते हैं। और जब वहां पर वो तीनों पहुंचते हैं तो एंडवर बोलता है, तुम तीनों बहुत ही ज्यादा स्लो थे। जिस पर बाकुगो बोलता है कि मुझे सर्दियों में फास्ट होने में थोड़ी मेहनत लगती है।
और तोदोरोकी अपने मन में ये बोलता है कि आखिर किस तरह से एंडवर अपने फ्लेम्स को यूज कर रहा है बहुत ही स्पीड में उड़ने के लिए। और जब वो लोग अपने आप से बातें कर ही रहे होते हैं तभी एंडवर बहुत तेजी से दोबारा उड़ जाता है और फिर तीनों ही एंडवर का पीछा करने में लग जाते हैं। और वो उड़ते हुए बाकुगो से बोलता है कि तुम बहुत तेज हो लेकिन तुम मुझे पीछे नहीं छोड़ सकते हो, जिस पर बाकुगो बोलता है मुझे सर्दियों में स्पीड पकड़ने में दिक्कत होती है। और ये सुन करके एंडवर बोलता है कि क्या तुम रियल वर्ल्ड में भी ऐसे बहाने बनाओगे, ये कोई क्लासरूम नहीं है। और हम देखते हैं कि एंडवर एक ट्रक को अपने हाथों से रोक देता है जो एक लड़की को ठोकने ही वाला होता है और वो उन तीनों से बोलता है रियल वर्ल्ड में बहाने नहीं चलते हैं। उसके बाद वो तोदोरोकी और बाकुगो को और ज्यादा ट्रेनिंग करने को बोलता है। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो चारों के चारों एक छत पर चढ़ जाते हैं और मुझे समझ नहीं आता कि इन सारे प्रो हीरोज को छत से क्या ऑब्सेशन है। खैर, तो एंडवर वहाँ पर मिडोरिया से बोलता है कि क्या ये सच है कि वो अपने पावर को थोड़े समय के लिए बढ़ा सकता है, जिस पर मिडोरिया बोलता है हाँ जी सर जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। और एंडवर उससे आगे बोलता है कि अपने नए पावर को भूल जाओ और अपने पुराने पावर पर कंसंट्रेट करो इतना कि वो तुम्हारा सेकंड नेचर बन जाए। और ये सुनकर के मिडोरिया पूछता है लेकिन आपने तो पैरेलल प्रोसेसिंग करने को बोला था। और ये सुनकर के एंडवर बोलता है कि हम सब कॉन्शियस लेवल पर पैरेलल प्रोसेसिंग करते रहते हैं। और वो एग्जाम्पल देता है ड्राइवर का जो सड़क पर गाड़ी चला रहा होता है लेकिन वो कई सारी चीजें एक साथ हैंडल कर रहा है जैसे स्टीयरिंग, एक्सेलरेशन और ब्रेक, और साथ ही साथ वो अपने सराउंडिंग्स पर भी नजर रखे हुए है। और इन्हीं सब चीजों को साथ में मिला करके वो लगातार पैरेलल प्रोसेसिंग कर रहा है। लेकिन इस लेवल पर आने से पहले उस आदमी ने ये सारी की सारी चीजें एक एक करके सीखी थी। तो वो यहाँ पर मिडोरिया से ये बोलता है कि पहले अपने पावर्स पर कॉन्सेंट्रेट करना सीखो, उसके बाद हम आगे नए पावर्स के बारे में बात करेंगे। और ये सुनकर के मिडोरिया अपने मन में बोलता है कि किस तरह से ऑल माइट ने उसके ऊपर भरोसा किया है और यूए ने उसे बहुत कुछ सिखाया है, तो वो उन सभी के मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देगा और वो अपने पावर्स पर एक एक करके कंट्रोल करना शुरू करेगा। और उसके ये बोलते हैं खत्म हो जाता है ये एपिसोड। तो आई होप तुम्हें अच्छा लगा, तुम इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस।